हेलो दोस्तों, आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए, हम बायोलॉजी का सेशन शुरू किए थे जिसमें हम पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम देखेंगे छठा पार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके पहले वो पांचों पार्ट आप देख लें, फिर आइए छठा पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 में क्या, प्लेटलेट्स यानी क्या, बिंबाणु के बारे में। आइए जानते हैं बिंबाणु के बारे में। सबसे पहले क्या जानेंगे कि बिंबाणु को, प्लेटलेट्स को हम लोग क्या, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जिस तरह से आप लोग पढ़े थे ना, आरबीसी को हम क्या बोले थे, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या बोले थे, ल्यूकोसाइट, उसी तरह से इसे हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। आइए आगे चलते हैं। अब मेल और फीमेल में, यानी मेल और फीमेल में इसकी मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पे क्या है, 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, उसमें 4.5 से 5.5 लाख क्या होगा, प्लेटलेट्स होगा। मेल में ही उतना ही और फीमेल में भी उतना ही, दोनों में बराबर। आइए आगे। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है ये बोन मेरो में होता है। आइए देखिए एक बार आप लोग, अगर आप देखे होइएगा तो आपको हम बताए थे पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या बताए थे कि ये था बोन मेरो, इसमें खून का निर्माण हुआ था। खून में ही क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आपको हम बताए थे ना कि आरबीसी भी कहाँ बनेगा, आरबीसी भी यही बनेगा, डब्ल्यूबीसी भी यही बनेगा और प्लेटलेट्स भी यही बनेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों कहाँ बनेगा, तीनों आपका ये बोन मेरो में ही बनेगा। तीनों कहाँ बनेगा, आपका बोन मेरो में ही बनेगा। अगला आइए, जीवन काल। इसकी जीवन काल क्या होती है, तो इसकी जीवन काल आपकी क्या होती है, 8 से 10 दिन। यानी प्लेटलेट्स या बिंबाणु जो है 8 से 10 दिन इसका क्या है, लाइफ स्पेन है। आगे चलते हैं। अब इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु कहाँ होगी, आपका ब्लड में होगी, यानी खून में इसकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु हुई है तो इसका क्या होगा, फिर पुनः निर्माण भी तो होनी चाहिए। तो इसकी पुनः निर्माण कहाँ होती है, अगर हम बात करते हैं पुनः निर्माण की, ये भी आपका ब्लड में ही होती है। यानी हम कह सकते हैं मृत्यु और जन्म, मरण और जन्म दोनों कहाँ होगा, दोनों आपका होगा ब्लड में। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है रेशियो, और ये क्या है रेशियो, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो ये है। ये पे हम डबल स्टार लगा रहे हैं क्योंकि ये आपको याद रखनी है कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स क्या होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या, 600 अनुपात 1 अनुपात 40, ये तीनों का रेशियो है। अगर इसमें से आपको कोई दो ही पूछे, क्या पूछे, देखिए, जैसे आपसे पूछ दे सीधा क्या कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का अनुपात क्या होगा, क्या बोलोगे आप, 600 अनुपात 1 बोलोगे। या आपसे क्या पूछ दे, डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स तो 1 अनुपात 40, या आपसे क्या पूछे, आरबीसी अनुपात प्लेटलेट्स तो 600 अनुपात 40। ये आपको याद रखनी है। आगे आइए, अगला क्या है आपका कि इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। हाँ, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब ये था आपका क्या, ये था आपका कुछ बेसिक इसका इंफॉर्मेशन। अब इसका काम क्या होता है, बोले थे ना कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ अपना क्या है, वर्क है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या, प्लेटलेट्स बिंबाणु का काम, ये क्या काम करेगा, तो ये क्या करेगा आपका, रुधिर स्कंदन। रुधिर स्कंदन बोले तो क्या, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा क्या, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं। यानी खून क्लॉटिंग करने में, हमारा जो रक्त वाहिका है उसकी मरम्मत करने में, और बाहर से जो हमें संक्रमण द्वारा रोग होगा उससे रक्षा करने में ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स काम करेगा। अगला आइए, अब रुधिर स्कंदन यानी क्या, क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्लॉटिंग फैक्टर वाले ये क्या क्या होते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्या, खून को जमाने वाले कारक क्या होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 कारक हैं। पहला क्या है, कैल्शियम आपके हैं। कौन सा कैल्शियम,
शरीर के अंदर वाला कैल्शियम। दूसरा विटामिन के, क्या है विटामिन के, विटामिन के कहाँ से आता होगा, ये क्रिच से आता है। तीसरा क्या है क्लॉटिंग प्रोटीन, जैसा कि आपको हम पढ़ाए थे प्लाज्मा, उसमें आपको हम बताए थे कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते थे, वो था ना। तो ये क्या है, ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन है यहाँ पे, ये क्या क्या थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ये चार क्या है क्लॉटिंग प्रोटीन है। यानी हम कह सकते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन, विटामिन के और कैल्शियम, ये तीनों मिलके क्या करती है, ब्लड का क्लॉट करवाती है। अब अगर आपको ब्लड का क्लॉट डिटेल्स में जानना हो तो आप कमेंट में आके बताइएगा, इस पे हम 4-5 मिनट का एक वीडियो बना देंगे पूरा डिटेल्स में ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम देख लिए, इसका फंक्शन देख लिए, अब क्या देखेंगे हम, जैसा कि हम हर पार्ट में पढ़ के आ रहे हैं सीरीज से क्रम बाय क्रम, अब हम क्या पढ़ेंगे बीमारी, यानी ये जो प्लेटलेट्स है, बिंबाणु है, इससे क्या क्या बीमारी होती है, यानी इससे संबंधित बीमारी क्या होती है, ज़्यादा होने से, कम होने से। देखिए अगर प्लेटलेट की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा आपका नो ब्लड क्लॉटिंग, यानी हम क्या कहेंगे खून का जवाब नहीं होगा, ब्लड का क्लॉट नहीं होगा। अब देखिए, अब कम वाला तो पढ़ लिए, अब क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा क्या, तब क्या होगा, तब क्या आपका होगा क्लॉटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, मतलब कहने का क्या, शरीर के अंदर ही आपका क्या होगा, खून का क्लॉट होगा। अब आप बताइए अगर आपके शरीर में खून का संचलन नहीं होगा, अंदर सब खून जम जाए, तो क्या आप जिंदा रहोगे, नहीं रहोगे। तो ये क्या था, ये प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा होने से। अब आइए अगला एक और बीमारी है जो इससे ही संबंधित है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया को हम क्या कहेंगे, अनुवांशिक रोग कहेंगे, जेनेटिक डिजीज। अब अनुवांशिक रोग क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, चलते आवे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अनुवांशिक रोग। अब हीमोफीलिया को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, रॉयल डिजीज या शाही बीमारी, यानी हीमोफीलिया को हम क्या कर सकते हैं, रॉयल डिजीज या शाही बीमारी। अब इसे रॉयल डिजीज क्यों बोले थे, क्योंकि सबसे पहले ये ब्रिटेन की महारानी क्वीन क्या विक्टोरिया को हुआ था, इसीलिए क्या नाम पड़ गया, शाही बीमारी या रॉयल डिजीज। तीसरा इसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्रिसमस फैक्टर डिजीज, यानी हीमोफीलिया को हम क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी कहते हैं। यानी हीमोफीलिया का 3 नाम, 2 नाम, क्या क्या, रॉयल डिजीज और क्रिसमस फैक्टर डिजीज या जेनेटिक डिजीज, ये तीनों है। अब आइए आगे चलते हैं, नोट में क्या है, इन केस ऑफ डेंगू मलेरिया प्लेटलेट्स आर डिक्रीज। क्या समझे कि जब मलेरिया और डेंगू होगा तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, गिरावट आती है, गिरावट नहीं भारी गिरावट आती है। आइए देखते हैं, अब हम डेंगू को देखेंगे, फिर क्या मलेरिया को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेंगू को। डेंगू बोले तो क्या, हड्डी तोड़ बुखार। अब देखिए इसमें इसके पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन बोले तो क्या हिंदी इसका हिंदी होता है क्या आपका, रोगजनक। क्या होता है इसका, रोगजनक, मतलब अरबो वायरस। इसके रोगजनक क्या है, अरबो वायरस। अब अरबो वायरस को ले कौन जाएगा, यानी अरबो वायरस को संचलन कौन करवाएगा, वाहक कौन बनेगा इसका, तो इसका वाहक क्या होता है, एडीज इजिप्टी। क्या होता है, एडीज इजिप्टी। अब आइए, अब हम बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया देखिए यहाँ पे मल मीन्स क्या हुआ, बैड, मल मीन्स क्या हुआ, बैड, एरिया एयर, यानी क्या दूषित हवा से ये क्या होता होगा, फैलता होगा। अब यहाँ देखिएगा इसके पैथोजन क्या है, इसके पैथोजन क्या, रोगजनक। इसके भी रोगजनक क्या होते हैं, इसके रोगजनक होते हैं क्या, प्लाज्मोडियम। क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम। अब इसके वाहक क्या होते हैं, यानी प्लाज्मोडियम को कौन संचलन करवाएगा, कौन लेके जाएगा, ये होते हैं फीमेल एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। अब
यहाँ 2 क्वेश्चन आप अभी तो जान लिए, लेकिन आपको करेगा क्या एग्जामिनर, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। कैसे पूछेगा बताइए, डेंगू किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या कवक से। अब डेंगू वाला में तो यहाँ क्लियर था क्या, वायरस, आप क्या मारोगे, वायरस विषाणु मार दोगे। दूसरा आपसे क्या पूछेगा कि बताइए मलेरिया किससे होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ को दिक्कत आ जाएगी। देखिए यहाँ क्या कीजिएगा आप, मलेरिया ये आपका क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये आपका क्या है, प्रोटोजोआ है। ये क्या है, प्रोटोजोआ है ये। अब मलेरिया, प्रोटोजोआ, डेंगू, वायरस, समझ में आ गया ये चीज़। अब देखिए आगे चलते हैं। अब क्या है, खून के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। आपके मन में आया होगा कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर ये सब हैं क्लॉटिंग फैक्टर, तो खून शरीर के अंदर ही क्यों नहीं जम जा रहा है, अंदर क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या देखें हम, खून के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हिपेरिन। जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे हिपेरिन। तो हिपेरिन था, इसीलिए खून शरीर के अंदर नहीं जमता है, यानी हिपेरिन की वजह से शरीर के अंदर क्लॉट नहीं होता है। अब आइए, अगर आपका क्या हो जाए, हिपेरिन की कमी हो जाए, शरीर में क्या हो, हिपेरिन की कमी हो जाए, तो डॉक्टर क्या देते हैं, आर्टिफिशियल हिपेरिन देते हैं। क्या देते हैं, आर्टिफिशियल हिपेरिन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हीरोडीन। क्या कहते हैं, हीरोडीन। अब हीरोडीन कहाँ से मिलेगा, हीरोडीन आपको मिलेगा कहाँ से, जोंक के लार से। जोंक समझ रहे हैं, बचपन में जब आप पानी उनी में जाते होइएगा तो जोंक देखे भी होइएगा, वो खतरनाक है, पकड़ लिया ना खून निकाल के ही छोड़ेगा, ये जोंक है। तो जोंक का जो लार होता है, इस लार से क्या मिलते हैं, इस लार से मिलते हैं हीरोडीन। और हीरोडीन क्या है, आर्टिफिशियल हिपेरिन। अब एक क्वेश्चन आपके मन में डाउट आया होगा, क्या आया होगा कि जब हिपेरिन शरीर के अंदर एंटी क्लॉटिंग है और ये सब क्लॉटिंग है, तो फिर ये कैसे, ये तो एंटी क्लॉटिंग था, तो फिर कैसे जम जाता है। तो देखिए ये जो हिपेरिन है ना, यह हवा में आने के बाद, यानी हवा के में क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। यानी ये क्या होता है, हिपेरिन ये हवा में निष्क्रिय, इसीलिए जब हमें चोट लगती है तो क्या होती है, खून निकलती है और खून जमता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या किया, ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन थे ये सभी काम किए, और ये जो एंटी क्लॉटिन थे ये क्या हुआ, वायु के संपर्क में आके क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, यानी इसका पावर क्या हुआ, सीज हो गया। इसीलिए क्या होते हैं, खून बाहर में जम जाते हैं, अंदर खून नहीं जमता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये क्या है, ये पावरफुल है हिपेरिन। ये समझ में आई बात आपको। ये आपका क्या था, ये आपका था कंप्लीट प्लेटलेट्स। अब आपके मन में डाउट आता होगा क्या, जीवाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग, तो इस सब के लिए भी हम सोचे हैं आप लोग का एक वीडियो दे दें, आपका ये बीमारी सारा क्लियर हो जाए। एक 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपका जो है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक जितने भी हैं ये आपका 5 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, दूर होगा। ये इस पर भी हम काम करेंगे। अब ये आपका क्या, प्लेटलेट्स, ये हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ब्लड पढ़ लिया था, आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, प्लेटलेट्स पढ़ लिया और प्लाज्मा भी पढ़ लिया। यानी हमने आज 6 पार्ट कंप्लीट किए, इसमें से हम ये सब पढ़ लिए। अब जो हम लोग 7वां पार्ट पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में। ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू।